नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ अवस्थी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अवस्थी कोचिंग द्वारा टेस्ट सीरीज चालू की गई है। इसका जो तीसरा टेस्ट 24 तारीख को हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये L1 का है, L2 का सॉल्यूशन भी जल्द ही लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, किस विकल्प में मुहावरे में उसका अर्थ असंगत है? यानी कि L1 में अपने व्याकरण के लगभग 9 टॉपिक है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे तथा शब्द शुद्धि, और उसके बाद शिक्षण विधियां। ठीक है। तो किस विकल्प में मुहावरे में उसका अर्थ असंगत है? मुहावरा क्या होता है? एक क्रियार्थक पद होता है। क्रियार्थक संज्ञा वाला पद होता है, जैसे पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, यानी क्रिया का साधारण रूप रहता है। जैसे हवा से बातें करना, पेट में चूहे कूदना, जहर उगलना, चंडू खाने की गप। लोकोक्ति क्या है? एक पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। जब मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका काल बदला जा सकता है, परंतु लोकोक्ति का काल कभी भी नहीं बदला जा सकता। तो प्रश्न क्या है? किस विकल्प में मुहावरे में उसका अर्थ असंगत है? हवा से बातें करना, डींगे हाँकना, पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना, ये बिल्कुल सही है। जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना या कहना, ये भी बिल्कुल सही है। चंडू खाने की गप, बहकी या बेतुकी बातें कहना, ये भी बिल्कुल सही है। हवा से बातें करना, हवा से बातें करने का मतलब है बहुत जोर से चलना या दौड़ना, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। अगला प्रश्न, समास संबंधी असंगत विकल्प है, अर्थात उस विकल्प को छांटना है जिसमें सामासिक पद और उसके सामने उस समास का नाम लिखा हुआ है। नाट्य प्रिय, नाट्य नहीं है ये, नाट्य प्रिय है। नाट्य प्रिय अर्थात नाट्य है प्रिय जिसको। क्या होता है बहुब्री समास? बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर के एक विशेषण का कार्य करते हैं, जो किसी अन्य विशेष का विशेषण होता है। अर्थात पूरा पद क्या होता है? एक विशेषण होता है और एक अन्य अर्थ अर्थात परार्थ को प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सद सत, ये इसमें व्यंजन संधि है, सत प्लस असत। नियम क्या है? कैचे टेतेपे के बाद में कोई भी सगोष वर्ण आता है तो कैचे टेतेपे का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो तय का क्या बन जाएगा? दे, दे में ए जुड़ते ही दे पूरा हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास, सत या असत। भली भांति, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। भली भांति का मतलब होता है अच्छी तरीके से। जैसे मैं उससे भली भांति परिचित हूं, तो कैसे परिचित हूं? भली भांति यानी अच्छी तरह। इसमें द्वंद्व नहीं है, अव्ययी भाव है। स्वस्थ, स्वयं में स्थिर, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष क्या है? उपपद तत्पुरुष में उत्तर पद एक ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये पूर्व पद के साथ मिलकर ही अपना अर्थ प्रदान करता है और विग्रह करने पर अंत में बाला अर्थ निकलता है। जैसे देखो, गे है, दे है, जय है, पे है। गे का मतलब जानने वाला, दे का मतलब देने वाला, जय का मतलब जन्म लेने वाला, पे का मतलब पीने वाला या पालन करने वाला। जैसे नृप, निर यानी नरों का, पे यानी पालन करने। भूप, भू यानी पृथ्वी का, पे यानी पालन करना। पादप, पाद यानी पैरों से, पे यानी पीने वाला। तो पे के दो अर्थ होते हैं, पीने वाला और पालन करने वाला। जय का मतलब जन्म लेने वाला, जलज जल में जन्म लेने वाला। दे का मतलब देने वाला, जल को देने वाला। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। हिंदी के अंदर उपपद कम चलता है, इसलिए इनको हम बहुब्री समास के अंतर्गत रखते हैं। गुरबोधारण शब्द में संधि है। अच्छा प्रश्न है। कई छात्र ट्रिक से पढ़ते हैं, जैसे ही औ दिख जाए आप संधि कर दो। कौन सी? वृद्धि। ऐसा नहीं है। ये कैसे बना है? गुरु प्लस औदार्य। पहले पद के अंत में उ है, बाद में औ है। उ का क्या बन जाएगा? वह। वे में क्या जुड़ जाएगा? औ। तो क्या बन जाएगा आपका? वाउ। तो क्या बन जाएगा आपका? गुरबोधार्य। संधि का नाम क्या हो जाएगा? यन। शुद्ध शब्द है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लेकर काफी भ्रांति है। मैं बता देता हूं। आनुषंगिक, अनुसंग प्लस एक।
पहले तो इसमें व्यंजन संधि का नियम काम करके हम इस शब्द को बनाएंगे। ई या ऊ के बाद में यदि से आता है तो मूर्धन्य से हो जाता है, तब क्या बनता है आपका अनुसंग। और जब इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब बनता है ये आनुषंगिक। आनुवंशिक, अनुवंश में एक जोड़ते तो आनुवांशिक नहीं बनता, ध्यान रखना, ये बनता है आनुवंशिक। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, सौहार्द, तो सुहृद, इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सौहार्द बनेगा। ऊ का क्या बन जाएगा आपका औ, तो क्या बन जाएगा आपका सौ। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सभी। असंगत विकल्प है, ये क्रिया संबंधी है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, एक कर्मक क्रिया। किसान ने चोर को बड़ी मार मारी, सहजातीय क्रिया। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, प्रेरणार्थक क्रिया। साधु चोर निकला, अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तो क्या बताता हूं, उपाय किसे, तुम्हें, किसको, तुमको। तो हिंदी के अंतर्गत उसे, तुम्हें लिखने की परंपरा है, उसको और तुमको बहुत कम लिखते हैं, यदि लिख भी दे तो वो गलत नहीं है। जैसे मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, क्या बताता हूं, उपाय, किसको, तुमको। तो उत्तर एक कर्मक नहीं, ये उत्तर होगा आपका द्विकर्मक। द्विकर्मक, देखो ये और ये 2019 में जब संशोधन हुआ था, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जब संशोधन किया गया था, तो एक चीज रखी गई थी। तो पहले ऐसे लिखने की परंपरा थी कि आधे को छोड़ करके यहां से लिखा जाए, पर 2019 से और 2024 तक लिखने की परंपरा ऐसे थी। जैसे मान लो कोई भी शब्द है, आपको लिखना शांति, तो व्यंजन जो हलंत है उसकी पाई हटाई हुई है, उससे पहले ई की मात्रा अपन लगाते हैं छोटी। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, दे को अपन ने छोड़ दिया, तो ऐसे लिखने की परंपरा हुई। 2024 में हिंदी निदेशालय की बातें फिर हुई थी, जिसमें एक वर्ण भी जोड़ा गया था, आपको पता है। 44 शब्द का संशोधन किया गया था, 44 की जगह 44 कर दिया गया है। वहां पर भी इस चीज को बराबर स्थायी रखने की परंपरा बनाई गई थी, परंतु जब प्रिंट होकर के किताबें आई तो उसको बदल दिया गया और फिर से द्विकर्मक इस तरीके से लिखने की परंपरा चालू कर दी है। यानी 2019 से 2024 के बीच तक इस तरीके से लिखा जाता था, पर 2024 के बाद फिर से इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक कर्मक। गलत, उत्तर क्या होगा आपका द्विकर्मक। किसान ने चोर को बड़ी मार मारी, ये भी क्रिया द्विकर्मक है। क्या मारी, मार, किसको, चोर को। परंतु क्या कह रहा है कि सहजातीय क्रिया, क्या है सहजातीय क्रिया, जिसमें धातु से ही कर्म बना रहता है, अर्थात क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से निर्मित होते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, सहजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे प्रताप ने लड़ाई लड़ी, उसने अजीब हंसी हंसी, बालिकाओं ने झूला झूला। तो मार मारी, तो ये क्या होगा, सहजातीय, ये बिल्कुल सही है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है। क्या सिलवाया, कपड़ा। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सहकर्मक होती है, ध्यान रखना। इसमें दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता होता है प्रेरक कर्ता, एक होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता जो होता है वो करण कारक के से जुड़ा रहता है, और प्रेरक कर्ता होता है जो वाक्य का मुख्य कर्ता होता है। वाक्य का मुख्य कर्ता वाक्य में हमेशा बना रहेगा, ये बात ध्यान रखें, पर प्रेरित कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने बाल कटवाए, तो देखो काटना, कटवाना, चलना कर्मक क्रिया है, क्या बना, चलाना, और ये क्या बन गई आपकी, चलवाना। तो चलना मूल क्रिया है, यानी कि अकर्मक है। चलाना प्रथम प्रेरणार्थक है, अर्थात साधित या व्युत्पन्न क्रिया है, और चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक अर्थात कि मूल प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो देखो लड़के ने कपड़ा सिलवाया, अब कपड़ा सिलवाया है तो किसी ने किसी से तो सिलवाया है, दर्जी से सिलवाया है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रेरित कर्ता का लोप हो सकता है, परंतु प्रेरक कर्ता वाक्य में हमेशा बना ही रहेगा। जैसे मैंने जूते गठवाए या मैंने जूते बनवाए, तो क्या बनवाए, जूते, अब किसी ने किसी से तो बनवाए होंगे। मैंने कपड़े धुलवाए,
किसी ने किसी से कपड़े धुलवाए होंगे, तो प्रेरक कर्ता वाक्य में हमेशा बना रहेगा, प्रेरित कर्ता का लोप हो सकता है। ठीक है, प और क्रिया सदैव कैसी रहेंगी आपकी, सहकर्मक। साधु चोर निकला, ये अपूर्ण कर्मक है। क्या है अपूर्ण कर्मक? अपूर्ण कर्मक वो क्रिया होती है जो कर्ता का पूरक होती है, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म का पूरक होती है। अब देखो, साधु और चोर दोनों एक ही बात है। चोर ही कौन है, साधु, और साधु ही कौन है, चोर है। पर पूर्ण अकर्मक कौन सी होती है? जैसे हम्म देखिए, जैसे इसको देखो, सीधा सा उदाहरण लेते हैं। बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है? अब वैसे प्रश्न करोगे द्विकर्मक क्रिया के हिसाब से, तो आपको द्विकर्मक क्रिया नजर आएगी। कर्ता कौन हो गया आपका, बीजेपी। क्या बनाया, प्रधानमंत्री। किसको, मोदी को। अब एक बात बताइए, मोदी और प्रधानमंत्री दोनों एक ही चीज तो है। मोदी और प्रधानमंत्री दोनों क्या है, एक है। ये क्या कह रहा है, कर्म पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, यानी मोदी कर्म की पूर्ति कौन शब्द कर रहा है आपका, प्रधानमंत्री शब्द कर रहा है। ठीक है, क्रिया कैसी हो गई आपकी, सकर्मक, और सकर्मक में कौन सी हो गई आपकी, अपूर्ण सकर्मक, यानी कर्म पूर्ति, और ये होती है उद्देश्य पूर्ति। साधु कौन है, उद्देश्य, उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहा है, चोर। तो उद्देश्य की जो पूर्ति करता है वो क्रिया कैसी होती है, अपूर्ण कर्मक, और कर्म की जो पूर्ति करता है वो क्या क्रिया कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने छात्र को मुर्गा बनाया, तो मुर्गा और छात्र दोनों एक ही बात है। तो मुर्गा क्या है, कर्म की पूर्ति कर रहा है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में दोनों कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे राधा कृष्ण को पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है, पत्र। किसको, कृष्ण को। तो कृष्ण और पत्र दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। इसको बोलते हैं कर्म पूर्ति। और अपूर्ण कर्मक में क्या होता है, उद्देश्य की पूर्ति। तो उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प संख्या 1 में। तो मैं एक उपाय बताता हूं, ये एक कर्मक नहीं है। कौन सी क्रिया है ये, द्विकर्मक। अगला, भाषा संबंधी है। भाषा नियमों की जानकारी से करती है, बिल्कुल गलत बात। विद्यालय में ही सीखी जाती है, बिल्कुल गलत। भाषा तो सबसे पहले बालक कहां से सीखता है, परिवार से, समाज से। सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, नहीं। भाषा कभी भी व्याकरण के नियमों का अनुकरण, अनुगमन, व्याकरण भाषा का अनुगामी है। यानी व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलने वाला विषय है। ठीक है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही। देखो, भाषा अलग चीज है, व्याकरण अलग चीज है। भाषा में हम मनोकामना बोलते हैं, पर व्याकरण में यदि हम मनोकामना लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषा में हम अधोपतन बोलते हैं, अधपतन बोल दिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अधोपतन बोलते हैं भाषा में तो चलेगा, पर अधोपतन हमने व्याकरण में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे एक शब्द है विदेशी भाषा का, चिंगारी। व्याकरण में बिल्कुल बराबर चलेगा, पर हमने कह दिया चिंगारी। बोलने में चिंगारी आ रहा है, बोलते चिंगारी है, पर सही शब्द क्या है आपका, चिंगारी। यदि चिंगारी हमने व्याकरण में कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, नहीं, भाषा नहीं करती है। भाषा में आपको छूट है। जैसे देखो, ये कुछ शब्द है, दूध है, हाथ है, भाभी है, दशरथ है, ये मैंने 4 शब्द लिखे हैं। ऐसे बहुत शब्द हैं, इनके पीछे लिखे हुए वर्ण कैसे हैं, अक्षर कैसे हैं, अघोष है या सघोष है, तो या अल्प प्राण है या महाप्राण है, ये हम देखेंगे। तो ये 2 चीजें हैं, एक है अल्प प्राण जिनमें श्वास वायु कैसी लगानी पड़ती है, कम, और एक है महाप्राण जिनमें श्वास वायु कैसी लगानी पड़ती है, ज्यादा। तो ये सबकी सब क्या है, महाप्राण है। अब हम बोलेंगे शब्द को दूध, तो दूध नहीं बोला जाता, हमसे बोला जाता है दूध।
क्योंकि दे अल्प प्राण है और अल्प प्राण में हवा कैसी लगती है, बहुत कम लगती है। हाथ, बोलते क्या है हम, हाथ। भाभी, भाभी की जगह क्या बोलते हैं हम, भाभी। तो जैसे के अल्प प्राण है तो महाप्राण क्या है उसका, ख। छ अल्प प्राण है तो उसका महाप्राण क्या है, छ। जैसे घाघरा, तो के, खे, गे और घे। के अल्प प्राण है तो महाप्राण क्या है, खे। गे अल्प प्राण है तो महाप्राण क्या है आपका, घे। अब इनमें श्वास वायु कैसी लगानी पड़ रही है आपको, ज्यादा, जबकि के और गे में श्वास वायु कैसी लगानी पड़ रही है आपको, कम। तो क्या बोलेंगे हम इसको, घाघरा को क्या बोलते हैं हम, घाघरा बोलते हैं। खाकी, तो खाकी को क्या बोलते हैं हम, खाकी। तो बोलना है ना, भाषा, भाषा अलग चीज है। देखिए भाषा हमेशा मुक्त सुख मांगती है, भाषा हमेशा क्या मांगती है, मुक्त सुख। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेशन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो संक्रमित तो कोई होती नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या होता है, छात्र छात्राएं अपने डेस्क पर या मेज पर क्या कार्य करते रहते हैं और अध्यापक उनका क्या है, पर्यवेक्षण करता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, उनको समय समय पर सलाह देता रहता है। उसमें 3 वर्ग बनाए जाते हैं, निम्न वर्ग, औसत वर्ग और उच्च वर्ग। तो उत्तर, भाषा यंत्र कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अविक्रमित। दल शिक्षण का सोपान नहीं है। दल शिक्षण कहां पे चालू हुआ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कब हुआ, 1955। किसने चालू किया, मिन्सिगन हार्वे। ठीक है। तो कौन कौन से, पहला स्टेप होता है नियोजन, नियोजन यानी योजना बनाना। फिर उसका योजना का क्या करेंगे हम, क्रियान्वयन। फिर क्या करेंगे उसका मूल्यांकन। ये 3 होते हैं, 1 2 3। प्रयोग इसमें नहीं होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयोग। अब इसमें ही 3 सत्र होते हैं, लघु सभा सत्र, आम सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दल शिक्षण का सोपान कौन सा नहीं है आपका, प्रयोग। अगला, लास्ट, भाषा का पाठ पढ़ाते समय नियमों का ज्ञान कराए बिना व्याकरण की शिक्षा किस विधि के अंतर्गत दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न जाने कितनी बार आ चुका है। देखो 2 चीजें हैं, एक तो है समवाय विधि, उसके अंदर भी पाठ यदि भाषा का है, किसी का भी है, और व्याकरण का कोई शब्द आ गया तो वहां पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान करा दिया जाएगा। परंतु इस विधि में भाषा का पाठ पढ़ाते समय नियमों का ज्ञान कराए बिना सीधा व्याकरण की शिक्षा किस विधि में दी जाती है। जैसे मान लो पाठ पढ़ाते पढ़ाते कोई माता पिता शब्द आ गया तो इसमें बता देंगे कि इसमें द्वंद्व समास है, नियमों की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जबकि समवाय विधि में जो कुछ भी है, लेखक की आ जाए, मान लो कोई परिचय तो लेखक का परिचय, कोई इतिहास संबंधी बात आ जाए उससे तो उसकी बातें बताई जाती है। जबकि भाषा संसर्ग में इसको अव्याकृति विधि भी बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका, भाषा संसर्ग। व्यतिरेक है ही नहीं है, समवाय हो गए नहीं। प्रत्यक्ष विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित रहता है। और ये शायद 1901 में फ्रांस में सबसे पहले अंग्रेजी विषय के लिए चालू की गई थी। कौन से विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए। भारत में 3 जगह पर है, जैसे मद्रास में है, आपके कोलकाता में है, मुंबई में फ्रेजर है, एक जगह येट्स है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, भाषा का पाठ पढ़ाते समय नियमों का ज्ञान कराए बिना व्याकरण की शिक्षा किस विधि में दी जाती है। तो उत्तर क्या होगा, भाषा संसर्ग विधि। ये आपके 9 प्रश्न थे, इनको पूरा सॉल्व कराया गया है। कल या कुछ ही समय बाद जो रीट लेवल 2 का हिंदी का हुआ था, उसके 60 व्याकरण के प्रश्न तथा 10 शिक्षण विधि के प्रश्न, यानी 70 प्रश्नों का हल लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद।